सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सुमित बगड़िया और सिमी भौमिक, और अब बाजार पर राय देने के लिए फंडामेंटल एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी हमारे साथ आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। अमरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। क्या लग रहा है सर, बॉटम बन गया है? मुझे तो लगता है कि बॉटम बन गया, क्योंकि हम लोगों ने काफी अच्छा रिकवरी देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन भी देखा है इस लेवल पे। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स मे नॉट रियली गो बिलो 7400 लेवल्स, ऑल्दो 7500 लेवल्स काफी अच्छा सपोर्ट है। तो द टॉक ऑफ गोइंग टू 7240 अगेन इज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन द नेक्स्ट वीक 10 days वी शुड स्टार्ट सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्री बजट रैली। और क्लियरली आई विल नॉट बी सरप्राइज यदि हम लोग देखते हैं कि द मार्केट्स गो बियॉन्ड 7800 लेवल्स क्लोजर टू द बजट। तो चलिए, प्री बजट रैली की भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर छोड़नी नहीं चाहिए। ये बताइए, आज पॉलिसी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? 11 बजे गवर्नर राजन सब लोग मानकर चल रहे हैं, ज्यादातर लोग, कि स्टेटस को रखेंगे, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी शायद। क्या आपको लगता है एकोमोडेटिव स्टांस वो मेंटेन रखेंगे? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? स्टेटस को तो रहेगा। आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग क्लियरली देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द रेट्स। पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एकोमोडेटिव सॉर्ट ऑफ कमेंट्री रहेगा, बट स्टिल एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल 3-4 months मुझे लगता नहीं कि कुछ रेट्स चेंजेस होंगे, बिकॉज बजट के तुरंत बाद नहीं, और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम जो मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं, आई डोंट थिंक आई मीन इट शोज एनी सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन दैट आरबीआई शुड गो अहेड एंड कट रेट्स इन द नेक्स्ट 3 or 4 months। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा इट वुड बी मोर बैक एंडेड, मे बी इन द सेकेंड हाफ। ओके, तो देखो फिलहाल आज तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन अगर हो गया तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होगा। आप जो रिपोर्ट्स ढूंढ के निकाल रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है। इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, देखें कि होता है या नहीं। लेकिन अगर आरबीआई ने आज एक सरप्राइज कट दिया तो फिर बाजार 7600 के पार पक्का भागेगा, और बैंक निफ्टी में जो रिकवरी होगी, जो शॉर्ट कवरिंग होगी, और खासतौर से सरकारी बैंक्स में वो देखने लायक होगी, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना काफी कम है। एक बार बाजार हमारे खुलने वाले हैं, उससे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डालें, क्योंकि शंघाई के बाजार थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे। वहां पर तेजी होती दिख रही थी, जहां 2% की मजबूती शंघाई में। लेकिन शंघाई को छोड़कर बाकी एशिया का एक भी बाजार ऐसा है नहीं जो हरे निशान में हो। निक्केई एकदम फ्लैट है, हांगकांग 1/4% ऊपर था, अब लगभग 0.5% के नुकसान के साथ। सिंगापुर यानी कि स्ट्रेट टाइम थोड़ा सा नीचे है। एसडीएक्स 50 में मामूली से हरे निशान 10 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। तो ये है इस वक्त का रुझान हमारे बाजारों का। अब हम नजर रखेंगे रुपए की ओपनिंग पर भी, क्योंकि कल हमने क्लोजिंग देखी थी 67 रुपए 84 पैसे पर। 4-5 पैसे की मेरे ख्याल से कमजोरी हुई थी रुपए में। तो रुपया भी स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, 68 के नीचे जा नहीं रहा, जाता तो वहां से रिकवर करता है। अब आज देखना होगा कि क्या फिर से एक सुस्त शुरुआत, सुस्त ओपनिंग होती है रुपए की भी। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 55 अंक ऊपर सेंसेक्स है और 40 अंक नीचे आपको दिखेगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में आपको इस वक्त नजर आएंगे। देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो सेंसेक्स और निफ्टी पर एक्शन में है। केन इंडिया कच्चे तेल की गिरावट से 3% नीचे, गेल में 1% का नुकसान और ओएनजीसी में 1% का नुकसान। तो ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों पर थोड़ा दबाव। मजबूत क्या है? भेल 1% मजबूत, एसबीआई थोड़ा सा पॉजिटिव खुलने के संकेत दे रहा है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो थोड़े एक्शन में दिख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर, लेकिन बेहद सुस्त शुरुआत के आसार इस वक्त दिख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% मजबूत है और ग्रेसिम 2.5% मजबूत। आइए रुपए की चाल पर नजर रखें। शुरुआत हो चुकी है 1 पैसे की कमजोरी के साथ। तो करेंसी मार्केट से कोई खास संकेत है नहीं, वहीं के वहीं हम खुलते हुए दिखे। लेकिन एक स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है तेजी की तरफ, और वो है एशियन पेंट्स, क्योंकि सुमित यहां पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स में उन्होंने एक अंबुजा सीमेंट को चुना था और दूसरा एशियन पेंट्स को चुना है। सुमित बताएं, क्या वजह है आपने पसंद किया एशियन पेंट्स को, और क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? अनिल जी, पेंट के मोस्टली स्टॉक्स में हमको एक तेजी देखने को मिली, और एशियन पेंट्स हम पिछले कई समय से देख रहे हैं तो ये नीचे नहीं गिर रहा है। मार्केट नीचे गिरने के बावजूद ही नीचे नहीं गिरता है और रिकवरी बहुत शार्प लेता है। पिछले 3 दिनों में हमने स्टॉक में ऑलमोस्ट 30 से 40 रुपए का मूव देख लिया है, और इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है वो ब्रेक कर देगा, जो कि 925 के आसपास का है। इमीडिएटली अगर प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो 910 और 925 के हमको टारगेट दिख रहे हैं, और ओवरऑल टारगेट हमको 980 से 1000 के दिख रहे हैं एशियन पेंट्स के अंदर। आई थिंक आज एशियन पेंट्स के अंदर लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता
सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस हमने रखा है वो है 870 का, और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट 910 पहला पड़ाव और दूसरा 925। ये दो टारगेट्स हमको हो सकता है हफ्ते भर में ही देखने को मिल जाए। स्टॉप लॉस 870 ट्रेडिंग के लिहाज से सही रहेगा। अगर किसी को ज्यादा सेफ रखना हो तो 860 का स्टॉप लॉस भी रख सकता है, ऊपर में टारगेट 925 मान के चले एशियन पेंट्स के अंदर। ओके, तो एशियन पेंट्स पे तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट की निकल कर आ रही है। अम्बरीश, लेकिन ये बताइए प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन है। आज टीम लीज का आईपीओ खुल रहा है, 785 से 850 का प्राइस बैंड है, 850 पर बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने, नामी गिरामी लोगों ने यहाँ पर पैसा भी कल डाला है। निवेश करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? हाँ, यदि फंडामेंटली देखें तो काफी एक्सपेंसिव लगता है, पर हमने देखा कि जो भी स्टॉक्स एक्सपेंसिव लगे आईपीओ में उसके बाद भी वंस इट्स लिस्टेड मैंने काफी अच्छा रैली भी देखा है। वेदर वी टॉक अबाउट द फार्मा कंपनीज, एल्केम या डॉक्टर पैथ लैब्स, इवन इंडिगो का जो लिस्टिंग हुआ था उस वक्त भी एक्सपेंसिव लग रहा था, पर उसके बाद चल गया। तो आई मीन फ्रॉम अ लिस्टिंग पर्सपेक्टिव पॉसिबली वन कैन टेक अ चांस, पर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि इस लेवल पे काफी एक्सपेंसिव है। ओके, लेकिन आज इस तरह के सेक्टर्स या स्टॉक्स अमरीश जहां पर आपको लगता है कि एक्शन हो सकता है, खरीदारी या बिकवाली का मौका है? मुझे लगता है तो क्लियरली बैंक्स वुड बी इन फोकस अंडर द पॉलिसी, और यदि जो हम लोग बात कर रहे थे इन केस देयर इज सरप्राइज कट, जो आई थिंक इट्स लेस देन 1% चांस है, तो काफी लाइक रैली आ सकती है, बट इन केस नॉट देन आई थिंक इट लाइक रिमेन फ्लैट। और मुझे लगता है कि जो ऑटोज स्टॉक्स है वहां पे वी कुड सी सम सॉर्ट ऑफ अ वीकनेस लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ नंबर्स व्हिच हैव कम आउट। ओके, रेट सेंसिटिव्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, अगर रेट सेंसिटिव्स में सुमित किसी बैंक के ऊपर आपको बुलिश होना हो तो क्या होना चाहिए इस समय? जितनी गिरावट हो चुकी है, क्या आपको लगता है ये स्टेबलाइज हो चुके हैं, या आपको लगता है कि बैंक्स को इस समय भी नहीं छूना चाहिए? देखिए हेमंत, पीएसयू बैंक्स ने सही बताया तो बहुत ज्यादा वीकनेस दिखा रखी है, और जिस तरह के लेवल्स है वो नहीं जस्टिफाइड है, टू बी वेरी प्रिसाइज। नो डाउट एनपीए का डर है, उसकी वजह से करेक्शन रहनी चाहिए, नीचे के लेवल्स आने चाहिए थे, बट जो हिसाब के लेवल्स बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई ये सब बैंकों पे आ चुके हैं वो बहुत ज्यादा लोअर लेवल्स है। कहीं ना कहीं इनमें बहुत जल्दी शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। जब तक वो एक ऊपर का ट्रिगर नहीं मिलता है तब तक एक बार वेट एंड वॉच करें। अगर कोई प्राइवेट बैंकिंग में स्टॉक अभी सिलेक्ट करना हो तो एक स्टॉक है जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं ऑन द स्पॉट, जिसके अंदर एक ट्रेड लिया जा सकता है, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से एक अच्छी तेजी बन सकती है, और ये स्टॉक 4 फिगर में बहुत जल्दी आ जाएगा। 920-25 के आसपास कल की शायद इसकी क्लोजिंग है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे ही इंडसइंड बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। नीचे में जब तक ये स्टॉक अब दोबारा ट्रेडिंग के लिहाज से 900 के नीचे नहीं जाता है तब तक इसमें फिलहाल कोई डरने वाली बात नहीं है, और ऊपर में जरूर हमको 970, 980 के इमीडिएटली लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ये लेवल क्रॉस करेंगे तो ये 1000 के लेवल क्रॉस कर देगा इस बार। तो एक स्टॉक अगर सिलेक्ट करना तो इंडसइंड बैंक को सिलेक्ट करना चाहिए अभी। ओके, तो इंडसइंड बैंक में है इस वक्त ट्रेड करने की राय। लेकिन देख लेते हैं आज एफआई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है और किन शेयर पर। और सबसे पहले तो टेक महिंद्रा पर ही फोकस होगा, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है। हमारी सहयोगी नीति हमारे साथ जुड़ रही है और पूछते हैं उन्हीं से। नीति, बताइए क्या कहने हैं ब्रोकरेज हाउस टेक महिंद्रा के बारे में? टेक महिंद्रा के टारगेट प्राइस क्लियर कट किए हैं ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने। मेंटेन कर रहा है सिटी अपना सेल का कॉल, यानी कि बिकवाली की सलाह आपको दे रहा है। 510 से इसका लक्ष्य घटा के इन्होंने 480 रुपए तक का कर दिया है। टेलीकॉम वर्टिकल में इनके हेडविंड्स आगे भी जारी रहेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच रिटेन कर रहा है अपना न्यूट्रल का कॉल। टारगेट प्राइस इन्होंने 575 रुपए से घटा करके 550 रुपए तक का कर दिया है। अगले 2 साल के ईपीएस अनुमान भी 2 से 3% यहां पे घटा रहे हैं। टेलीकॉम वर्टिकल से इनको भी खास तौर पर निराशा हुई है। आगे भी इनको अनुमान है कि इसी तरह से कमजोरी बनी रहेगी। गोल्डमैन सैक्स अपना अगले 2 साल का ईपीएस अनुमान 1 से 2% घटा रहा है। साथ साथ में साल भर का जो टारगेट प्राइस है 600 रुपए का इनका था, अब इसको घटा करके इन्होंने 590 रुपए तक का कर दिया है। तो लक्ष्य घट रहे हैं, ईपीएस के अनुमान घट रहे हैं। टेक महिंद्रा देखना होगा आज कितने दबाव के साथ खुलता है और खुलने के बाद किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन और कौन से वो स्टॉक्स हैं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर? नियति, 2 मिड कैप फार्मा कंपनियां आज इनिशिएट किया है कवरेज ब्रोकरेजेस ने। जेफरीज इनिशिएट कर रहा है अपनी सिंजीन पर कॉल, बाय की रेटिंग यानी खरीदारी की रेटिंग के साथ 470 रुपए तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है। मौजूदा भाव से करीब 70 रुपए की और तेजी आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। 18% की अपसाइड के लिए आप निवेश
करिए। कंपनी वेल प्लेस्ड है अपनी दूसरी पीयर ग्रुप में से। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईपीएस इनका अगले 2 साल में 23% की ग्रोथ दिखा सकता है। वहीं नोमुरा अपनी इनिशिएट कर रहा है, कवरेज शुरू कर रहा है अल्केम लैब्स पर बाय की कॉल के साथ, यानी निवेश करके आप चलिए। 1635 रुपए तक के लक्ष्य ये यहां पे देख रहे हैं। 19% की एक तेजी यहां पे दिखा सकता है ये शेयर। 19.5% CAGR ईपीएस कोर अर्निंग्स में इनको अनुमान है ग्रोथ का, और साथ साथ में हायर डिविडेंड पे आउट्स ये दे सकते हैं, और या फिर एक वन टाइम बोनस भी दे सकते हैं। 6% 6.5% का एक एबिटा मार्जिन में इंक्रीज आ सकता है अगले 2 साल के अंदर, ऐसा मानना है नोमुरा का। अल्केम लैब्स में निवेश करके चलिए, 1635 तक के लक्ष्य आपको ये शेयर दिखा सकता है। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, और स्पेशली ये 2 मिड कैप फार्मा स्टॉक्स यहां पर देखेंगे कि किस तरह का एक्शन होता है। चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए, सिंजीन या फिर अल्केम, इन दोनों में से कोई एक खरीदना हो। सिमी, आपकी क्या राय होगी, कौन सा ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है? हालांकि दोनों ही नई लिस्टिंग्स हैं, अल्केम बाद में लिस्ट हुआ है, सिंजीन थोड़ा पहले, तो ये बताएं कि दोनों में से कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का? देखिए, चार्ट में जो मोमेंटम है उसमें अल्केम बेटर लग रहा है। मुझे लगता है कि अल्केम में अगर 1400 के ऊपर अल्केम अगर सस्टेन करा तो अल्केम में एक मेजर रैली देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट बहुत जल्दी 1500 का आ सकता है। तो अल्केम बेटर लग रहा है। सिंजीन भी मुझे चार्ट में वीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट सिंजीन 390 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो आगे जाके 410 से 420 का टारगेट सिंजीन के लिए है शॉर्ट टर्म के लिए। पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 420 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा। तो वहां पे बहुत ही छोटा सा टारगेट है मेरा 420 का, वो भी 390 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो। नहीं तो अल्केम में मुझे लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा इन शेयरों पर, लेकिन नजर रखिएगा आज काफी सारे शेयर हैं जिन्होंने अपने नतीजे बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं, उन पर वीआरएल लॉजिस्टिक्स के नंबर्स कमजोर आए, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नंबर्स कमजोर आए, मॉन्टी कार्लो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा दबाव के साथ आज कारोबार की शुरुआत हो सकती है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं। अमरीश, हमने देखा था गति के नंबर्स पे भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी थी, शेयर काफी पिटा था। वीआरएल लॉजिस्टिक्स आईपीओ के समय तो बहुत तेजी थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन अब वो नतीजों में दिख नहीं रही है। ये बताइए, क्या राय रखते हैं आप इस स्पेस पर, इस शेयर पर नतीजों के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब स्टॉक्स चलते हैं वन ऑन सेंटिमेंट। वो होता है, आई मीन व्हेनेवर देयर इज अ टॉक ऑफ जीएसटी तब चल जाता है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स, एंड सेकेंडली ऑन परफॉर्मेंस। पर यहाँ पे हम लोग देखना पड़ेगा कि एज कम्पेयर टू द अदर लॉजिस्टिक्स कंपनी, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ऑल्दो लॉजिस्टिक्स का नाम है, इट इज मोर ऑफ ट्रकिंग दैन प्योर लॉजिस्टिक्स। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वन शुड बी अ बिट केयरफुल and one should be looking at only trading in these stocks based on जब भी जीएसटी का बात होता है, that's the time to be trading into this. ओके, तो ये राय वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर। लेकिन सुमित, आपने जो ऑप्शंस की रणनीति दी उस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, और वो है सिप्ला में। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे और क्या टारगेट्स होंगे इसके लिए? देखिए अनिल जी, सिप्ला ने कंटिन्यूसली सेल ऑफ दिया है और पिछले 2 दिनों से इसमें एक तेजी देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आफ्टर ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ सेल के बाद 570 का एक सपोर्ट बन रहा है और वहां से स्टॉक एक घूमता हुआ दिख रहा है। और यहां से ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट जो पहला पड़ाव रहेगा वो 625-630 के लेवल्स के आसपास रहेगा, यानी 20 से 25 रुपए की तेजी मिनिमम हमको यहां से दिखाई दे रही है। तो सिप्ला के अंदर जो एट द मनी कॉल है वो लेना प्रेफर करेंगे। 600 का कॉल 17 रुपए के आसपास का प्राइस होगा, वो लेना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। 10 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा, और ऊपर में हमको 25 से 30 रुपए की तेजी दिख रही है। उसके हिसाब से ये ऐसा लग रहा है कि कॉल ऑप्शन डबल होने की उम्मीद है, यानी करीब 32 से 34 रुपए के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये व्यू सही गया तो इसके अंदर 1:2 का रेशियो है, प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है। 600 का कॉल लेके काम करना चाहिए सिप्ला के अंदर। 600 का कॉल लीजिए सिप्ला का, ये रहा हमारे एक्सपर्ट्स में दे रहे हैं। लेकिन अगर आप आज देखें बाजार पर सबसे ज्यादा प्रेशर अगर एक कोई सेक्टर बनाने वाला है तो ऑयल एंड गैस स्पेस का बनाने वाला है। आप देखिए केन ओएनजीसी, ये 1 से 1.5% गिरावट के साथ खुलेंगे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। कच्चे तेल में हमने देखा जिस तरह से ओवरनाइट 6% की तेज गिरावट देखने को मिली, इसके चलते यहां पर प्रेशर देखा जाएगा। गेल एक और ऐसा स्टॉक है जो कमजोरी के साथ खुल सकता है, और बीपीसीएल में भी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं। कल पहली
ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी के नंबर्स आने वाले हैं, तो देखना होगा ये स्पेस किस तरह से नंबर्स इस बार पेश करता है। लेकिन ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा भी कमजोरी के साथ ही खुलेगा, हालांकि कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, आधे % की गिरावट के साथ यहां पर खुलने के संकेत मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स पर भी आपसे कॉल लेना चाहता हूं। सिमी, ये बताइए, नंबर्स आए थे इसके कल, थोड़े मिक्स से दिख रहे थे, लेकिन शेयर प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। कैसे लगता है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर आपको? देखिए हेमंत, चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है और मुझे लगता है कि अगर मजबूती का संकेत भी दे रहा है तो भी 345 से 350 का लेवल इसके लिए भारी पड़ सकता है। और जब तक ये स्टॉक उस रेंज को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा, लॉन्ग साइड में कोई भी ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। नीचे 320 के आसपास सपोर्ट है, लग रहा है कि इस करेक्शन में एक बार 320 के आसपास जाके फिर शायद ये सेटल करेगा और वहां से कोई नया डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। डीवीआर की चार्ट उतना खराब नहीं है, पर फिर भी टाटा मोटर्स अगर वीक रहेगा तो डीवीआर भी नहीं चल सकता है। मुझे लगता है कि 270 से 75 का रेंज इसका रेजिस्टेंस हो गया है और अगर 260 के नीचे जाके ये स्टॉक मेंटेन किया तो 255 टू 45 का रेंज ये वापस टेस्ट कर सकता है, वही इसका मेजर सपोर्ट है। अगर 45 का रेंज नहीं टूटा तो ठीक है, पर टूट गया तो इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकता है। फिलहाल दोनों में ही वीकनेस का मतलब साइन है। ओके, तो ये है टाटा मोटर्स पर आए। इस बीच बता दूं आपको, प्री ओपनिंग सेशन में जो एक्शन दिख रहा है नतीजों के दम पर, गुजरात सिटी सीमेंट 9% ऊपर दिख रहा है, डालमिया भारत शुगर 6% ऊपर दिख रहा है। ये कुछ एक स्टॉक्स जो काफी एक्शन में दिख रहे हैं तेजी की तरफ। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 4% नीचे है, सेंट गोबिंद 4% नीचे है, अमान ऑफशोर में 3% के आसपास का नुकसान है। टेक महिंद्रा पर भी एक बार नजर डाली जाए, टेक महिंद्रा का काउंटर किस तरह का कारोबार कर रहा है। 0.5% नीचे टेक महिंद्रा का स्टॉक इस वक्त आपको नजर आएगा। इसी पर राय ली जाए अमरीश से एक्चुअली हम बाजार खुलने के बाद भी राय ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर राय सिमी आप दे दें। टेक महिंद्रा के लिए क्या लेवल्स अहम हैं और क्या गिरावट के साथ खुले तो कुछ लेवल्स हैं जहां पर खरीदारी का मौका दिखता है आपको? देखिए टेक महिंद्रा चार्ट काफी वीक है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो जब से 500 का लेवल तोड़ा है, मतलब 500 के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट 480 से 475 के आसपास आ सकता है। उस रेंज को देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर वहां पे होल्ड करता है तो वहां से एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर फिलहाल 500 के नीचे ये स्टॉक वीक है और अगर आज भी मेंटेन करने लगेगा 500 के नीचे तो 480 से 475 का मिनिमम टारगेट जो कि इंट्राडे में अचीवेबल है और 475 के नीचे जाके सस्टेन करेगा तो 462 तक भी ये जा सकता है। ओके, ये राय है इन तमाम शेयरों पर। चलिए, भारतीय बाजार के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में हम 43 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर और 10 अंक ऊपर है निफ्टी पर। कमोबेश कल के नुकसान की भरपाई हम प्री ओपनिंग सेशन में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सबसे बेहतर जो चीज मुझे दिख रही है वो है बैंक निफ्टी में 40 अंकों की मजबूती। प्री ओपनिंग सेशन में 1/4% ऊपर खुलने के संकेत, वो देखना होगा कि वो हम टिक पाते हैं या नहीं। सन टीवी 3% कमजोर है, खराब खबरों के चलते यहां पर थोड़ा सा दबाव है। खबरों के दम पर मजबूती जो दिख रही है, कल इरोस इंटरनेशनल काफी तेजी से भागा था, आज देखिए फिर से 3% मजबूत प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है। लेकिन निफ्टी पर अगर मजबूती थोड़ी कम होगी तो ऑयल एंड गैस शेयरों से होगी, क्योंकि 4 टॉप लूजर इसी स्पेस के हैं, केन, ओएनजीसी, गेल और बीपीसीएल इस वक्त निफ्टी में। बजाज ऑटो ने अभी मंथली सेल्स नंबर पेश किए, थोड़े से कमजोर, ये नेगेटिव खुल सकता है स्टॉक इस वक्त। टाटा मोटर्स टॉप गेनर 1.5% की मजबूती के साथ। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी पर, देखना होगा किस तरह की शुरुआत हम मजबूती के साथ करते हैं। और 45 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स और 8 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिखेगी। ये है पहली टिक आपकी स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स 0.25% मजबूत, हिंडाल्को 0.5% तेजी के साथ, सन फार्मा मजबूत खुलता हुआ, टाटा स्टील में एकदम शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो ये है स्टॉक्स जो एक्शन में पॉजिटिव साइड में जहां 1% से बड़ा मूव है वो है टाटा मोटर्स और सन फार्मा। कमजोर क्या है? केन इंडिया 2.5% नीचे, ओएनजीसी 0.2% नीचे, गेल 1.5% नीचे और बजाज ऑटो में 1% के आसपास का नुकसान। वायदा कारोबार की तरफ ले चलूं आपको, इससे पहले बता दूं कि निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ और सेंसेक्स एकदम फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। सन टीवी 2.5% नीचे, सीएट 1% नीचे, वोखार्ड 1% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है। अदानी एंटरप्राइजेज 1% के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ यहां पर नुकसान है। मजबूत क्या है? यूनाइटेड ब्रूरीज 0.2% के गेंस के साथ और सेंचुरी टेक्सटाइल में 1.5% की मजबूती। जस्ट डायल कई दिनों की कमजोरी के बाद आज 1% ऊपर खुला है, देखना होगा टिक पाता है या नहीं। जेट एयरवेज में थोड़ी सी
खरीदारी। टीवीएस मोटर्स मंथली सेल्स नंबर्स के बाद 1% मजबूत। बाजार लाल निशान में फिसलने से इनकार कर रहा है। फिलहाल 6 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स 40 अंक ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की बढ़त है। बैंक निफ्टी एकदम शांत कारोबार करता हुआ। हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? काफी सारे शेयर हैं जहां पर देखिए नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। गुजरात सिद्धि 11% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ऐसी कंपनियां जो घाटे से मुनाफे में आई हैं, आप देखिए वहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। साथ ही थिरुमलाई केमिकल्स ने लॉस से प्रॉफिट में आई है। तीसरी तिमाही के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, यहां पर देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसके अलावा शालीमार पेंट, EID पेरी, डालमिया भारत शुगर, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कल अच्छा मुनाफा पेश किया है वर्सेस लॉस के, और इसीलिए यहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। मुनाफे से घाटे में आई कंपनियों पर भी नजर रखिए। अबान ऑफशोर, ग्रेविटा, सेंट गोबेन, यहां पर नजर है। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर लॉस इन्होंने पेश किया कल मार्केट बंद होने के बाद, तो इनको बाजार थोड़ा पनिश करता हुआ 3% नीचे अबान ऑफशोर, ग्रेविटा 6% की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कमजोर नंबर्स आए हैं VRL लॉजिस्टिक्स के, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, मोंटी कार्लो के, यहां पर भी आप देखेंगे लाल निशान के साथ ही ज्यादातर शेयरों में ओपनिंग होती हुई। VRL लॉजिस्टिक्स गति के बाद दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनी जिसने कमजोर नंबर्स पेश किए। मोंटी कार्लो देखिए विंटर्स की जो सेल्स है इस बार कुछ खास अच्छी नहीं रही है, ज्यादा कम पड़ा है, 1.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। और कुछ और ऐसे स्टॉक, सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अनिल आप देखिए आज रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अनंतराज जैसे शेयरों में करीब 3% की बढ़त देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप F&O में आइए तो आप पाएंगे HDL थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो जो पॉलिसी है, पॉलिसी से पहले थोड़ा बहुत एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो ने नंबर्स कमजोर पेश किए, दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स के नंबर्स अच्छे हैं। टीवीएस मोटर्स ऊपर, बजाज ऑटो में लाल निशान के साथ आज ओपनिंग होती हुई। और लाल निशान में फिसलता हुआ बैंक निफ्टी नुकसान 5 ही अंकों का है, लेकिन है लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ये स्टॉक 3% चढ़ा है और वायदा कारोबार में टॉप गेनर के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज के भी नतीजे शायद आज हैं, एक बार चेक करना होगा कि नंबर्स कब है यूनाइटेड ब्रूअरीज के, लेकिन स्टॉक में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है आज के सेशन में। चलिए राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले सुमित, आप बताएं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आज टॉप गेनर है ये वायदा कारोबार में, कहीं कोई खरीदारी का मौका दिखता है? यूबीएल के अंदर जी बिल्कुल अनिल जी एक बार कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से एकदम बॉटम पे डोजी फॉर्मेशन बना रहा है और आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर ओपनिंग भी दिया है, जो कि क्लियर इंडिकेशन होता है कि एक बार ये 2 से 3 दिन की रैली खींच सकता है। यहाँ से यूबीएल के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे अगर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस जो बैठेगा वो बैठेगा 770 के आसपास, और इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता है कि आज इसके अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 830 840 के लेवल इमीडिएटली दिखा सकता है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो 860 के लेवल तक भी जा सकता है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल पे ही लॉन्ग कर लेना चाहिए स्टॉक को। ओके, सन टीवी देखिए अब 3.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। अब ईडी ने जो अपनी चार्जशीट फाइल करी है उसमें एयरसेल मैक्सिस मामले में मान बंधुओं का और सन डायरेक्ट का नाम है, इसलिए यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब अगली तारीख है 6 फरवरी जब इस ईडी की चार्जशीट के ऊपर सुनवाई होने वाली है, तो इस स्टॉक में 6 तारीख तक तो कम से कम टेंशन रह सकती है, इस तरह के संकेत, और इसलिए आप देखिए दबाव के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ। दूसरा पॉकेट जो हम कह रहे थे आज सबसे ज्यादा कमजोर रहेगा वो ऑयल एंड गैस है। आप देखिए केन इंडिया 2% कमजोर, ONGC में 2% की गिरावट। जब जब कच्चे तेल में हम देखते हैं गिरावट बढ़ती है या फिर ओवरनाइट गिरावट होती है तो ये पॉकेट पर ज्यादातर जो मंदी करने वाले हैं हावी हो जाते हैं अमरीश, और आज भी वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। गिरावट में खरीदारी करना चाहिए या फिर उछाल में बिकवाली, क्या राय है? मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कॉन्टिन्यू कॉल लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया नेगेटिव है ऑयल पे, और जब पूरी दुनिया नेगेटिव हो जाती है तो $20 तो आने वाला नहीं है। या श्योरली आई डोंट थिंक इट विल कम टू दोज लेवल्स, पर शायद यहाँ से उछाल भी आ सकता है, एंड दैट्स नॉर्मली व्हाट वी सी हैपनिंग। तो मुझे लगता है कि एट दीज लेवल्स वन कुड टेक अ कॉल ऑफ बाइंग दीज मे बी फॉर द नेक्स्ट 6 months 8 months sort of a view, और मुझे लगता है कि दोनों केन एज वेल एज ONGC कुड सी मच बेटर लेवल्स इन द नेक्स्ट 6 months। ओके, केन और ONGC यहां से खरीदारी के मौके ढूंढे गिरावट में बजाय बिकवाली करने की, ये राय है अमरीश की तरफ से। मैं वायदा कारोबार के एक्शन पर ही फोकस बनाया हूं, कहां पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। ONGC 2% कमजोर है और ओपन इंटरेस्ट में यहां पर लगभग 2.25 लाख शेयर नए जुड़ चुके हैं। यहां बताएं सुमित, शॉर्ट करना चाहिए 220 के आसपास या फिर देर हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल 220 221 पे सेल करना चाहिए। 226 का स्टॉप लॉस
और नीचे में टारगेट 214 और 210 ये वापस हमको देखने को मिल सकते हैं ओएनजीसी के अंदर। सो मेरे ख्याल से इमीडिएटली एक सेल लिया जा सकता है, 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 10 से 15 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। 210 से शायद 205 तक भी ये आ सकता है, सेल कर सकता है आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे ओएनजीसी को। तो छोटे स्टॉक्स देखिए, प्रिकॉल 3% नीचे ट्रेड करता हुआ, तमिलनाडु पेट्रो 4% की कमजोरी दिखा रहा है। अबान ऑफशोर तो समझ में आता है नंबर्स कमजोर आए हैं, इसके अलावा वीआरएल लॉजिस्टिक्स भी नंबर्स कमजोर आए हैं, 4% की गिरावट दिखाता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। साथ ही आप नजर रखिए कुछ ऐसे शेयरों पे निफ्टी के जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स अब 1.25% ऊपर है। भारतीय और आइडिया में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर के ऊपर भी अमरीश सब लोग काफी बेरिश थे, क्या खरीदारी का समय आ गया भारतीय आइडिया में या फिर अवॉइड रखेंगे, क्योंकि आप काफी समय से बेरिश थे इस पे? यहाँ पे अभी भी अवॉइड है बिकॉज जियो लॉन्च इज ड्यू एनी टाइम इन द नेक्स्ट 2 months और जब लॉन्च होगा देन विल क्लियरली सी मार्जिन प्रेशर्स। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द जियो लॉन्च कमिंग पीपल हैव बीन रिड्यूसिंग द टैरिफ्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 3 or 4 quarters ये प्रेशर रहेगा। सो वी कुड सी मच लोअर लेवल्स फ्रॉम हियर एज फार एज भारतीय आइडिया इज कंसर्न। आई थिंक वी कैन सी another at least 15-20% sort of a fall from here over the next 2 quarters. ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट्स देखकर बताएं सिमी, क्या ट्रेड तेजी का बनता है? स्टॉक 1.25% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी यहाँ बढ़त होती हुई दिख रही है। तो वायदा कारोबार में हालांकि बड़ी प्राइस का स्टॉक है, लिक्विड कम है, लेकिन पोजीशंस फिर भी बनती हुई दिख रही है आज सुबह सुबह के कारोबार में। खरीदना चाहिए क्या? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे आपके? देखिए अनिल जी, ये स्टॉक एकदम लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और 1520 के आसपास अगर मेंटेन कर रहा है मतलब ये स्टॉक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है। इसमें मैं कई दिनों से बुलिश हूं और मुझे लगता है कि 1520 का ही मेरा टारगेट था, क्योंकि वो इसका रिसेंट हाई भी था। तो 1520 के ऊपर अगर जाके सस्टेन करेगा तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट तो है और हो सकता है कि इसका टारगेट 1550 से 1560 का हो। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग में अगर 1490 तक भी आता है तो भी मुझे लगता है कि बाय ऑन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके इसमें खरीदारी ही करनी चाहिए, क्योंकि लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसमें सिर्फ लॉन्ग पोजीशनिंग बन रहा है। और मुझे लगता है कि मैंने शायद लास्ट वीक भी इसमें बाई कॉल ही दिया था और मुझे लगता है कि ये मेंटेन करेगा, ये जो स्ट्रेंथ इसका है ये मेंटेन होगा। ओके, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। पीएसयू बैंक जरूर है लेकिन अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए। आप देखिए 3-3.5% की मजबूती के साथ स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर का स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। जी आप देखिए 3.5% की तेजी यहां पर है और नतीजे आने वाले हैं सेबको के, ये करीब 5% मजबूत है। काफी सारी कंपनियों के नंबर्स आ जाने वाले हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सेबको, साथ ही अमर राजा बैटरीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके नंबर्स भी आ जाने वाले हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर एक राय लेना चाहता हूं सुमित, नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना चाहते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, और अगर वो लेंगे तो किस तरफ लेंगे? थोड़ा दबाव के साथ इस समय खुला है शेयर। देखिए स्टॉक ने अच्छा खासा दबाव दिखाया है पिछले कई दिनों में, 200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था इस बार फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद, बट वहां से फिर एक शार्प करेक्शन हमको देखने को मिल चुका है। एट द सेम टाइम ये लोअर लेवल्स पे आई थिंक 160 से 165 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स को जैसे ही ये 175 के ऊपर जाता है तब लॉन्ग करना चाहिए। अभी ये 172 चल रहा है, 175 के ऊपर इसका ब्रेकआउट जोन है जिसके अंदर फिर टारगेट्स बनेंगे 185 से 190। सो ब्रेकआउट पे बाय करें, स्टॉप लॉस 171 का, बाय अबव 175, स्टॉप लॉस 171, टारगेट 185 से 190। और जस्ट डायल में सुमित क्या करेंगे? बड़े दिनों के बाद हरे निशान में दिख रहा है ये शेयर, कई दिन देखिए किस किस तरह से पिटा है ये स्टॉक का। उछाल में आज भी बेचेंगे या आपको लगता है कि थोड़ा रुक जाए, ऊपर आने दें तब बेचेंगे? अभी एक बार रुक जाना चाहिए क्योंकि ओवरसोल्ड है और एकदम कंटिन्यूस जो सेलिंग जिस हिसाब से हमको 800 से देखने को मिली है ये लोअर लेवल्स तक करीब स्टॉक 535 के लेवल्स तक आ चुका है। आई थिंक एक बार इसको थोड़ा ऊपर जाने दें, वापस इसको रिट्रेस करने दें, उसके बाद वापस सेल ऑफ ही बनेगा क्योंकि इसमें अभी तेजी आने के लिए बहुत बड़ा कंसोलिडेशन और बहुत बड़ा मूव और साथ में न्यूज भी चाहिए स्टॉक के ऊपर कि कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आए। नो डाउट इसमें सेल का ही व्यू रहेगा, 500 के इमीडिएट टारगेट दिख रहे हैं, बट थोड़ा उछाल आने दें, उसके बाद बेचने का अच्छा मौका रहेगा फ्रेश सेलर्स के लिए। जो एक्जिस्टिंग सेल पोजीशन अगर किसी की हो तो फिर इसके अंदर खड़े रह सकते हैं। हो क्या रहा है अमरीश जस्ट डायल में? जिस तरह से हर रोज देखिए ये अचानक से पिटता है, तेज गिरावट इसमें अचानक देखने को मिलती है, बड़ा वेल्थ इरोडर रहा है ये शेयर। क्या करना चाहिए जिसके पास है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी था इट डिड वेरी वेल फॉर अबाउट 10 years। इन्होंने जो येलो पेजेस है उनको कंप्लीटली मार दिया एंड वी हैड जस्ट डायल। अभी जस्ट डायल का जो स्टोरी, पुराना स्टोरी, दैट हैज गॉट ओवर। ओके, बिकॉज पीपल आर क्लियरली लुकिंग एट डूइंग ट्रांजैक्शन, दे आर नॉट ओनली लुकिंग एट इन्फॉर्मेशन प्लस ट्रांजैक्शन।
तो अभी देखना पड़ेगा कि वेदर दे आर एबल टू ब्रिंग इन द न्यू प्रोडक्ट विच दे हैव बीन टॉकिंग ऑफ, और यदि उसका लॉन्च जल्दी करते हैं एंड इफ दैट इज सक्सेसफुल देन यू कैन हैव अ न्यू स्टोरी इन जस्ट डायल। यदि वो प्रोडक्ट फेल करता है and we are expecting that product to be launched possibly I think later this month, early next month. यदि वो product fail करता है then I think the Just Dial story is over. तो इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए उस प्रोडक्ट के लॉन्च का? वेट करना चाहिए क्योंकि we have already seen the stock has fallen from nearly 1500 levels to closer to 550-600 levels. So I think one should really wait for a while, at least for the next 3 weeks. इरोस इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, कुछ अंदाजा है आपको? इरोस 9% ऊपर है, कल मेरे ख्याल से 15-20% ऊपर था। हफ्ते भर का चार्ट दिखाते हैं, फिर से तेजी हो रही काउंटर। मुझे लगता है कि इरोस में जब भी तेजी होगी आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि जो भी सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक दे वुड लुक एट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, और मुझे लगता नहीं कि एनी सीरियस इन्वेस्टर विल गेट इनटू द स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज मोर ऑफ ट्रेडिंग बेट। तो मुझे लगता है कि एनी सॉर्ट ऑफ बाउंस बैक और सॉर्ट ऑफ जो तेजी देख रहे हैं, पीपल शुड यूटिलाइज दैट टू लाइटन अ बिट। चलिए, पोजीशंस हैं तो वहां से निकलिए, अच्छा मौका दे रहा है ये शेयर। 8-8.5% ऊपर है, कल भी अनिल बता रहे हैं अच्छी रैली देखने को मिली है। अमरीश, वक्त है आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। इसके अलावा देखिए, छोटे मझौले शेयरों में आज भी एक्शन जबरदस्त है। 1.4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। स्यूबेक्स ये एक और ऐसा स्टॉक है जो 5% की मजबूती दिखा रहा है। रॉस की बात अनिल ने करी। इसके अलावा एमको देखिए 6% की मजबूती दिखाता हुआ। यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में 4-4.5% की तेजी। ज्योति स्ट्रक्चर 4.5% मजबूत। तो छोटे छोटे स्टॉक्स अनिल काफी दिनों के बाद देखिए एक्शन में आते हुए। करियर पॉइंट 4.5% मजबूत है। सेप्को की बात हमने करी, जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। हेडलबर्ग सीमेंट में 3.5% की मजबूती। तो ये कुछ स्मॉल कैप मिड कैप्स हैं जहां पर एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आज। और दिग्गजों में भी एक्शन भरपूर है। कमजोरी की तरफ अगर आप देखें तो सारे स्टॉक्स जो ऑयल एंड गैस स्पेस के, लेकिन एक स्टॉक जो कमजोरी की लिस्ट में अब आगे बढ़ता दिख रहा है वो है टाटा स्टील्स। 1.5% के आसपास का नुकसान इसमें दिख रहा है। तो ये स्टॉक ऑयल एंड गैस स्पेस के अलावा जो कमजोर होता दिख रहा है। वेदांता भी 1% कमजोर है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सिमी भौमिक और सुमित बगड़िया। और यूनाइटेड ब्रूरीज की जो हम बात कर रहे थे, वो देखिए स्टॉक वायदा कारोबार का टॉप गेनर बन चुका है। 4% की अच्छी तेजी वहां पर हो चुकी है। इसी के चार्ट्स पर एक राय ले ली जाए सिमी से। सिमी, यूनाइटेड ब्रूरीज के चार्ट्स क्या लेवल्स आए हैं इसके लिए? देखिए अनिल जी, चार्ट्स काफी शानदार है और मुझे लगता है कि ये शानदार नहीं है, सॉरी, चार्ट काफी वीक है। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 800 का लेवल तो पहला पड़ाव है जो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 800 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 850 से 60 का टारगेट देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल 800 के ऊपर ही मेरा लॉन्ग पोजीशंस में सजेस्ट करूंगी, वो भी इतना अच्छा न्यूज के, इतना अच्छा रिजल्ट के बाद। मुझे लगता है कि 800 के ऊपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा इसके लिए, और अगर मेंटेन नहीं करता है तो कोई लॉन्ग पोजीशन लेने का जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो डेली चार्ट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ट्रेंड से, पैरामीटर से सेल सिग्नल ही देता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय यूनाइटेड ब्रूरीज पर निकल कर आ रही है। लेकिन एल्केम लैब्स पर भी नजर रखिए। नमूरा ने अपना एक इनिशिएट किया है कवरेज को इस शेयर पर और 1635 का लक्ष्य सुझाया है। एल्केम लैब्स का शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 2.5% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन वक्त है हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से विदा लेने का। सुमित और सिमी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर इन तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। बाजार मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है मार्केट को। 11 बजे वो पॉलिसी आने वाली है। 50 अंकों पर इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ और मिड कैप्स में 0.5% के आसपास की तेजी बनी हुई है। तो देखना होगा रघुराम राजन जी अगर कोई एक सरप्राइज दे दें तो बाजार का मूड बन जाए। टेक महिंद्रा हालांकि कल के नतीजों के बाद आज देखिए 0.5% की गिरावट देखिए। लेकिन एक स्पेस जो अभी कुछ सेकंड्स में काफी अच्छी तेजी में आई है हेमंत, वो है टेलीकॉम शेयरों की। भारतीय एयरटेल टॉप गेनर है इस वक्त निफ्टी का 2% की मजबूती के साथ, और आइडिया 2%, 1.5% मजबूत, और रिलायंस कम्युनिकेशन 1.5% मजबूत। तो टेलीकॉम शेयरों पर नजर रखिए, खरीदारी शुरू हो चुकी है यहां पर। ये एक संकेत है आपके लिए। लेकिन चलिए बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त निर्मल बंग इक्विटीज के CEO राहुल अरोरा। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। काफी लंबे समय बाद इस बार आपसे बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल आपकी शायद बर्थडे थी, तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले क्या आपकी बर्थडे पर यह समझा जाए कि बाजार ने बॉटम बना लिया है? इतना आसान होता अनिल जी, तो
बट आई होप फॉर ऑल आवर बिजनेसेस कि बना दिया हो. बट आई थिंक अनिल जी, अगर आप एक साल का व्यू लेके चले, ये आपको याद होगा पिछली बार जब हमने बात किया था, हमने 9,000 की बात की थी एट द स्टार्ट ऑफ 2015. वो तो मार्च अप्रैल तक ही आ गया था, एंड देन इट वाज अ नेगेटिव रिटर्न ईयर फॉर द मार्केट आफ्टर दैट. दिस ईयर द मार्केट हैज स्टार्टेड ऑन अ बैड नोट. तो मुझे लगता है कि थोड़े होप्स हैं. काफी सेल साइड एनालिस्ट ने FY18 पे रोल ओवर करना चालू कर दिया, जहां की FY17 चालू नहीं हुआ. तो आई थिंक एज द ईयर प्रोग्रेसेस, आई डेफिनेटली थिंक एक दोबारा रीटेस्ट 8500 9000 का डेफिनेटली हो सकता है. हम लॉन्ग है मार्केट पे. ओके, तो तेजी का ध्यान रखना चाहिए. लेकिन राहुल, मॉर्निंग सबसे ज्यादा जो चिंता देखने को मिल रही है वो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से देखने को मिल रही है. बाजार में कॉन्फिडेंस वहां से आ नहीं रहा है. आपको क्या लगता है, बैंक्स भी अब बॉटम आउट हो चुके हैं या उसको बॉटम आउट होने में थोड़ा और समय लगेगा? SBI के नतीजे आने का इंतजार करना होगा. आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है हेमंत जी, क्योंकि अगर आप कोई भी फंड मैनेजर से बात करें, और पिछले एक महीने में हमने जिनसे भी बात की है, वो इस डायलेमा में है IT, बैंक और कंज्यूमर को कैसे प्ले करें, किस पे ओवरवेट अंडरवेट, क्योंकि ये तीन ऑलमोस्ट लार्जेस्ट वेटेज है. तो हमें लगता है कि बैंक्स में एक या दो क्वार्टर और का पेन होगा, पर आप इसमें अभी निवेश करना चालू कर सकते हैं. आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने काफी कैटेगोरिकली कहा है कि अगले 2-1 क्वार्टर में स्ट्रेस्ड एसेट्स निकल के बाहर आ जाने चाहिए. आप देख रहे हैं एक्सिस ने भी कहा है, आईसीआईसीआई ने तो गाइड भी कर दिया कि Q4 भी खराब होगा. तो आई थिंक यू हैव टू टेक दीज मैनेजमेंट्स एट फेस वैल्यू. यू नो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लार्जेस्ट 1-2 इन द कंट्री. तो आई थिंक आईसीआईसीआई 200 के आसपास, एक्सिस बैंक, आई मीन ऑब्वियसली आप आर्ग्यू कर सकते हो कि बुक एग्जैक्टली है क्या, अभी आपको ये नहीं पता बुक क्या है, पर अगर आप करंट एविडेंस पे जाए तो आईसीआईसीआई बैंक आपको 1.2 टाइम्स FY17 बुक पे मिलता है. अगर आई थिंक इफ यू वांट आईसीआईसीआई बैंक अंडर बुक वैल्यू, तो मतलब आई थिंक यू बीइंग अ लिटिल टू ग्रीडी. तो आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस टू बी एंटरिंग. मुझे लगता है कि बैंक्स में काफी पैसा मिल सकता है, लेकिन आई थिंक अगले 3-4 महीने में पेन होगा. बट दिस इज मोर एन इन्वेस्टमेंट थीम हेमंत जी. ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक मौका जरूर बन सकता है, लेकिन आज काफी निर्णायक दिन हो सकता है बैंकिंग शेयरों के लिए. उम्मीद तो आपको भी नहीं होगी पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव होगा, लेकिन क्या कुछ सुनना चाहते हैं आप गवर्नर साहब से? देखिए हेमंत जी, हमारे इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि यहां से लेके मार्च 2017 तक एक ही रेट कट आएगा 25 बेसिस पॉइंट का. कब आएगा? मार्च 2017 तक? जी बिल्कुल. तो हम काफी हॉकिश स्टांस में हैं उस बेसिस पे लेके, और उसमें 2-3 वजह हैं हमारी. लेकिन आई थिंक अगर आज गवर्नर थोड़ा फिस्कल डेफिसिट के बारे में बोले कि उनकी रीडिंग क्या है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिस्ट का व्यू ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो एब्सोल्यूट नंबर में है वो फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली मैच कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जीडीपी ग्रोथ स्लो हो रही है तो वो एज अ परसेंटेज ज्यादा दिख सकती है. तो वो एक इशू हो सकती है. तो मैं ये सुनना चाहूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर से कि उनकी व्यू क्या है फिस्कल डेफिसिट से. उस पर आपको एक क्लू मिल जाएगा कि अगले उनके रिमाइंडर ऑफ द टर्म तक उनकी क्या व्यू है. आई थिंक इन द मिडिल ऑफ द ईयर ही इज ऑल्सो ड्यू फॉर रीइवैल्यूएशन. तो आई थिंक हमें नहीं लगता कि एक और रेट कट की इमीडिएटली संभावना है, लेकिन मैंने आपको कहा कि हमारे इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि एक रेट कट जरूर आएगी. पर मेरे सबसे ज्यादा व्यू मुझे है ये है कि फिस्कल डेफिसिट पे उनकी क्या व्यू है. आई थिंक सारे क्लूज उसमें छुपे होंगे. ये बताइए, अब तक जो अर्निंग सीजन निकल कर आया, लगभग हर सेक्टर के दिग्गजों के नंबर्स आ गए हैं. LNT के नंबर्स ने डिसअपॉइंट ही किया है देखा जाए तो. अब आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आ चुके हैं. ये बताइए आपका क्या सेंस मिल रहा है, और आपको क्या लग रहा है कितने और समय लगेगा अर्निंग्स को यहां से स्टेबलाइज होने के लिए, सुधरने के लिए? देखिए हेमंत जी, आई थिंक जो कंसेंसस अर्निंग्स थे FY17 के वो 15 से 20% के थे. हमारा मानना ये है कि वो 10 से 12% के आसपास के होंगे. तो अगर आपको स्टॉक्स में अभी वैल्यू ढूंढनी है तो आपको FY18 तक का व्यू लेके चलना ही होगा, क्योंकि FY17 पर वैल्यू करके एक थंपिंग बाय बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. आप सारे सेक्टर्स में देखिए टॉप लाइन ग्रोथ इशू हो चुकी है, लेकिन मार्जिन्स एक्सपैंड हो चुके हैं क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस फेवर में आ चुके हैं, और क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, उनके पैट पे बेहतरीन इंपैक्ट पड़ा हुआ है. लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी अक्रॉस द बोर्ड, जैसे आपने लार्सन की बात की, आप FMCG में ले लीजिए. हमारे IT एनालिस्ट और हमारे हेड ऑफ रिसर्च गिरीश पाए हैं, उनको नहीं लगता कि IT भी डबल डिजिट्स में अगले 2 साल में ग्रो करेगा. तो आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज कि आपको टॉप लाइन ग्रोथ FY18 में कहां दिखने को मिलेगी. हमारा व्यू अभी भी है, और अनिल जी विल बेयर मी आउट, हमें अभी भी लगता है कि स्टेडी स्टेट बिजनेसेस जो है कंज्यूमर, मुझे लगता है कि आपको प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, इसमें आपको इंडस्ट्रियल कुछ नहीं है, इंटरेस्ट रेट रिलेटेड कुछ नहीं है. आई थिंक वहां पे हमें एक विजिबिलिटी इससे दिख रही है. और जैसे मैंने आपको कहा, मुझे लगता है कि बैंक से एक बॉटमिंग और प्रोसेस करेगा. तो हमें लगता है कि अगर आप 2 साल का व्यू लेके चले कंज्यूमर और बैंक्स में, आपका रिलेटिव टू ऑयल एंड गैस एंड IT, ये 4 बड़े सेक्टर्स हैं, ये 2 सेक्टर्स में आपका ज्यादा पैसा बन सकता है. ये बताएं सर कि जस्ट डायल में क्या हो रहा है, क्यों इतना पीढ़िया है ये स्टॉक?
आपको एक्चुअली एक कॉन्टेस्ट रन करना चाहिए अनुज जी, जिसके पास इस सवाल का जवाब हो गया उसे एक्चुअली एक इनाम मिलना चाहिए. बट ऑन अ सीरियस नोट अनुज जी, आई थिंक इट्स बीन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट. आई थिंक 550-600 का इशू प्राइस था उनका, ऑल द वे 2000 जाके ऑलमोस्ट अभी इट्स फ्लर्टिंग विद इट्स इशू प्राइस. आई थिंक अनुज जी इसमें 2-3 कंसर्न्स रहे हैं. एक तो उनकी जो मेन बिजनेस है वो स्टैंड अलोन ग्रो करना विदाउट सर्च प्लस थोड़ा मुश्किल लगता है. और मैं आपको बताता हूं कि अनुज जी ये सर्च प्लस की जो बात चल रही है ऑलमोस्ट 1 साल से चल रही है. इसमें क्या हो गया, आप प्रैक्टो देखिए, जोमैटो देखिए, बुक माई शो देखिए, सारे एप्स जो आप जस्ट डायल के थ्रू जो सर्च प्लस करना चाह रहा था, इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं, उनको फंडिंग मिल रही है कि वो गेम बहुत आगे निकल चुका है. तो अब वो सर्च प्लस में एंटर भी करें तो मुझे नहीं पता कि उनको कितना ट्रैक्शन मिल सकता है. दूसरी बात अनुज जी, उनके पास 900 से 1000 करोड़ का कैश है. आई डोंट थिंक उनको ये ठीक से पता है कि उनको उस कैश के साथ करना क्या है. कभी वो बोलते हैं बायबैक करेंगे, कभी वो बोलते हैं इनऑर्गेनिक के लिए. इन्वेस्टर्स को इतनी फ्लिप फ्लॉप अच्छी नहीं लगती. तो एक्चुअली लॉजिकली देखा जाए तो इन दिस बिजनेस क्वाजा ई कॉमर्स 1000 करोड़ का कैश ऑन बुक्स होना, तो ये इट्स ऑलमोस्ट अ री-रेटिंग कैंडिडेट. बट आई थिंक इट्स बेस्ट टू स्टे अवे अनुज जी. रिसेंटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओवरसीज थोड़ा खरीदारी कर रहे हैं, बट आई डोंट नो इसमें अगर 1-1.5 साल से ज्यादा पैसा बन सकता है. मार्केट में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. तो ये टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का एक बड़ा क्लासिकल केस ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन का भी एक क्लासिकल केस है. बिल्कुल, वेल्थ डिस्ट्रक्शन काफी किया है इस स्टॉक ने. इस समय आप देखिए टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए. 3-3.5% की कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है. 4 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं, बृहस्पतिवार को, और यहां पर अभी देखिए प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है नतीजों से करीब 2 दिन पहले, ये आप कह सकते हैं. और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स अब प्रेशर में है. हम आपको कह रहे थे कच्चे तेल में गिरावट जो देखने को मिली है, ओएनजीसी केन में दबाव है, वेदांता एक और ऐसा स्टॉक जो पिटता हुआ 2.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है. आईटीसी में भी आप देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है. और एफएमसीजी कंपनियों पर राय लेते हैं. ये बताइए, जो रामदेव जी रोज रोज जाके बयान देते हैं कि कोलगेट को हम पछाड़ देंगे, एचयूएल को हम जीने नहीं देंगे, इन सब से क्या आपके एफएमसीजी एनालिस्ट को थोड़ी चिंता होती है? आप कैसे देख रहे हैं पतंजलि का जो हर रोज नए नए बयान आते हैं एफएमसीजी कंपनियों के लिए, और वो कह रहे हैं कि वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरेंगे? अच्छा, कल तो मैं न्यूज देख रहा था, वो एक दूसरे जो मैसेंजर ऑफ गॉड है राम रहीम बाबा, वो भी अब उतर गए इस कारोबार में. चिंता ये नहीं अनिल जी कि वो क्या बोलते हैं, चिंता उनको देखने से ज्यादा होती है. ये नहीं कि वो क्या बोले. पर अगर आप कोलगेट का मार्केट शेयर देखें, ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर पहले जब जुलाई एंड था, ऑलमोस्ट 59% का मार्केट शेयर था. इट इज अ वर्चुअल मोनोपोली. वहां से हम एक्नॉलेज करते हैं कि 60 बेसिस पॉइंट्स मार्केट शेयर गिरा है. लेकिन यही बात मैंने 2 साल पहले सुनी थी जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने लॉन्च किया था Pan India launch with a marketable face like Madhuri Dixit, and they were not able to gather even 50 basis points of market share. आपको याद होगा जब Hyundai, Honda वगैरह अपने स्मॉल कार सेगमेंट में लॉन्च हो रहे थे, सब बोल रहे थे मारुति को बहुत कंपटीशन होगी. ये वो आपने मारुति के रिजल्ट्स भी देखे. वी आर नॉट टू वरिड हेमंत जी. 85-90% के ROE ROCs हैं, 2.5-3% के डिविडेंड यील्ड है. ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ सॉफ्ट है, मानते हैं. पतंजलि 2 साल पहले किसी ने नहीं सुना था. 3-4 साल बाद होगी ना होगी पता नहीं. इसमें और भी कई फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. कोलगेट 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी रहेगा. इट इज द ब्रांड. जितना एफर्ट वो स्कूल के बच्चों में करते हैं, जो अवेयरनेस पैदा करते हैं, 25,000 विलेजेस विद 30,000 डेंटिस्ट, उसको मैच करना, एंड 6.5 मिलियन आउटलेट्स हेमंत जी, वो कंपटीशन विल बी देयर. बट आई एम नॉट सेइंग कि कोलगेट को हिला के, क्योंकि 40% मार्केट है पतंजलि को कॉन्कर करने के लिए. वो डाबर के एक्सपेंस पे आ सकता है, लीवर के एक्सपेंस पे आ सकता है, वीको के एक्सपेंस पे आ सकता है. ये जरूरी नहीं है कि कोलगेट के एक्सपेंस पे आए. तो वी आर स्टिल वेरी पॉजिटिव. आई थिंक ऑन आवर नंबर्स कोलगेट इज नाउ ट्रेडिंग एट अबाउट 25-26 टाइम्स FY18. डेफिनेटली अ बाय स्टॉक फॉर अस. लेकिन अब अगर यहां पर पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करनी हो तो आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा फोकस दिग्गज शेयरों पर रखना ठीक है, वैल्यूएशंस के लिहाज से वो आकर्षक हो चुके हैं, या अब भी बेहतरीन मिड कैप से ज्यादा बेहतर रिटर्न देंगे? आप कैसे और कहां आप खरीदारी करना चाहते हैं? रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर एनर्जी में लार्ज कैप्स में ही रहूंगा, क्योंकि मैं अपने मिड कैप्स को भी देख रहा हूं. मोस्ट ऑफ माई एनालिस्ट आर आल्सो रोलिंग ओवर टू 18. पर मुझे FY17 के अर्निंग्स पे भी लार्ज कैप्स में वैल्यू दिख रहा है. मुझे लगता है कि ACC एट $95 EV पर टन काफी सस्ता है अल्ट्राटेक के कंपैरिजन में. हमने ICICI बैंक पे चर्चा की, ऑलमोस्ट 1.2 टाइम्स बुक. मारुति इज अ स्टॉक आई वुड लुक टू बाय एनर्जी. आई थिंक आफ्टर द रीसेंट करेक्शन इट इज अ ग्रेट प्राइस टू बी एंटरिंग मारुति.
ऑन अ रिलेटिव बेसिस आई वुड स्टिल लुक एट इन्फोसिस इन IT, यू नो. तो अलग अलग सेक्टरों में आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी उनके एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ चुकी है, विच इज अ स्टेप फर्दर देन व्हाट SBI हैज डन. तो आई थिंक लार्ज कैप शेयरों में अनिल जी काफी गिरावट आ चुकी है. अगर आप हर एक सेक्टर्स में देखें तो आपको डेफिनेटली वैल्यू मिल सकती है मेरे हिसाब से. आई थिंक अगर आप इंडेक्स के बाहर भी देखें और कंज्यूमर की आप बात कर रहे थे, आई थिंक प्रॉक्टर एंड गैम्बल काफी डिसेंट करेक्शन है. आई थिंक वो भी एक नाम है जो आप देख सकते हैं. पर रिलेटिव लार्ज कैप टू मिड कैप आई वुड सॉर्ट ऑफ बी मोर टुवर्ड्स द लार्ज कैप कैंप राइट नाउ. चलिए लार्ज कैप्स के ऊपर ज्यादा निवेश का ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म के लिए. लेकिन आज देखिए स्मॉल कैप्स में भी अच्छी तेजी बन रही है, 0.5% ऊपर है ये सूचकांक, और मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है. PSU बैंक अनिल देखिए आज 0.5% मजबूत है. बैंक निफ्टी जहां मुश्किल से हरे निशान में जाकर ट्रेड कर रहा है, PSU बैंक्स में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है. और IT इसके बाद दूसरा वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है. लेकिन मेटल्स में तो देखिए रिकवरी में पार्टिसिपेशन बिल्कुल गुल है. इस सेक्टर के ऊपर आपका क्या व्यू है? यहां पर अभी भी अवॉइड लिस्ट में आपने रखा है या आपको लगता है सिलेक्टिवली खरीदारी करने के मौके हैं? हेमंत जी, अगर आप इस पे आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिस पे. आई थिंक इस पे प्योरली आपको चाइना का कॉल लेना है जहां पे हमारी एक्सपर्टीज नहीं है. तो आई थिंक मेटल से ज्यादा आपको क्वालिटी मिड कैप्स में ज्यादा पैसा मिल सकता है. आई थिंक हमने रिसेंटली इनिशिएट किया था टिमकिन में. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टॉक, हमें अच्छा लगता है. स्वराज इंजन्स. तो आई थिंक यू नो दीज आर सम हाई क्वालिटी मिड कैप नेम्स विच पीपल कैन लुक एट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग कमोडिटीज. क्योंकि अगर साइकिल थोड़ा और रिवर्स हो गया ना हेमंत जी, तो इसमें ज्यादा पेन हो सकता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है. तो आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम मेटल्स. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए. इस बीच बाजार थोड़े से लाल निशान में फिसलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं. निफ्टी पर इस वक्त 1 अंक का नुकसान है, तो शांत कारोबारी कहना होगा. ये होता दिख रहा है, कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव है नहीं. मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने जरूर मार्केट ब्रेथ बेहतर रखी है. बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट से अब हम बात करेंगे. हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद टंडन साहब. टंडन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. आपका क्या व्यू है बाजार पर? क्या पुराने लो फिर से टेस्ट होंगे? क्या उसके नीचे जाने का खतरा अभी भी बरकरार है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि वापस बाजार नीचे जाएगा कि नहीं इस वक्त भी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना मुझे नहीं ज्यादा दिखती है. जिस तरह से बाजार गिरा था उसमें एक बाउंस होना जरूरी था, जो कि आप अभी देख रहे हैं. शायद वो 100-200 पॉइंट और ऊपर जा सके. उसके बाद फिर से अर्निंग्स की प्रॉब्लम आ जाएगी. और हालांकि इस तिमाही में नतीजे थोड़े से बेहतर हैं बनिस्बत बाकी तिमाहियों के, लेकिन फिर भी कोई ऐसे बहुत आकर्षक नजर नहीं आ रहे हैं जिससे लगे कि बहुत ऊंचाई तक बाजार जा सकता है. तो ड्रिफ्ट रहेगा, थोड़ा सा बायस डाउनवर्ड की तरफ रहेगा. कितने नीचे जाता है वो कुछ हद तक डोमेस्टिक पॉलिसी और कुछ हद तक इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. टंडन साहब, गुड मॉर्निंग. ये बताइए आपकी आज गवर्नर साहब से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? रेट कट नहीं होगा ये तो सब मान रहे हैं, क्या आप भी उसी कैंप में हैं या आप एक बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच का कैंप भी हमने सुबह से बताया है लोगों को, वो कह रहे हैं कि 1/4% का ब्याज दर घट सकती है. आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? दो तरह से देखा जा सकता है. एक तो होना क्या चाहिए, दूसरा गवर्नर साहब क्या करेंगे. अगर आप उनकी टिप्पणी पढ़ें तो साफ है कि वो बहुत ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में बिलीव करते हैं. लिक्विडिटी का काफी टाइट रखी हुई है. इस वक्त ब्याज की दरें जो हैं इस लेवल पे हैं कि वो ग्रोथ से ज्यादा है, यानी कि इंडिया डेट में हो सकता है, उसके बावजूद डेट ट्रैप में हो सकता है. उसके बावजूद उनका कहना यह है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना नहीं चाहिए और जो GDP ग्रोथ इंक्रीमेंटल आएगी वो उतनी ही आएगी जितना आप डेट बढ़ाएंगे. मेरे हिसाब से ये आइडियोलॉजिकल इश्यू है, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है. इकोनॉमिक्स साफ ये कहती है कि आपको फिस्कल डेफिसिट की इस वक्त परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको बोरो और स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है सब ऑप्टिमल लेवल पे चल रही है. एग्रीगेट डिमांड कम है और उसको बढ़ाना गवर्नमेंट का काम है. तो ये रही बात आइडियोलॉजी वर्सेस इकोनॉमिक्स की. होनी क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा, जरूर ब्याज दर कम करना चाहिए. वो करेंगे कि नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. उनकी टिप्पणी तो ये नहीं सजेस्ट करती कि वो करेंगे. तो फिलहाल होगा कुछ नहीं, ये बात है. लेकिन ऐसे में बैंकिंग शेयरों का क्या होगा सर? और खासतौर से सरकारी बैंक तो पहले से ही गिर रहे हैं, अब भी गिर रहे हैं. अब तो प्राइवेट बैंक्स का भी वही हाल है. अगर 5-5, 6-6% ICICI बैंक गिर जाता है इन सारी कंसर्न्स, इन चिंताओं के चलते, कहां पैसा लगाएं? पहले प्राइवेट बैंक्स को लोग सेफ समझते हैं, अब वहां भी रिस्क है. प्राइवेट बैंक बहुत महंगे हैं. ICICI भले एक अलग थोड़ा सा होगा, क्योंकि इसलिए उसमें अभी भी जो है NPA का पूरी तरह से रिकग्निशन नहीं हुआ है.
अब हमारे से पहले कोई वक्ता टिप्पणी कर रहे थे कि उनका वैल्यूएशन 1.2 टाइम्स है। मेरे हिसाब से वो 1.6 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से उनका एनपीए को रिकग्नाइज कर लें तो आपका 1.6 टाइम शायद 2 टाइम भी हो जाए, डिपेंड करता है कि कितना आप प्रोविजन करेंगे। तो कोई बहुत सस्ता नहीं लगता, लेकिन हाँ रिलेटिवली बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी सस्ता है, क्योंकि एचडीएफसी कोटक तो 3-3.5 के ऊपर से ही ट्रेड करते हैं बुक वैल्यू के। उसमें क्योंकि वैल्यूएशन इतना हाई है और ग्रोथ थोड़ी सी कम है, तो इस वक्त उसमें कोई निवेश करने लायक गुंजाइश नहीं दिखती। अगर आपको एसेट एलोकेशन करना है तो जरूर आप एचडीएफसी बैंक खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे एटलीस्ट नियर टर्म में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी सफाई जारी है और सफाई जारी रहेगी। सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर बैंक में है ये है कि आप बार बार सफाई करते रहते हैं और फिर गंदगी भर जाती है। जब तक आप ये नहीं चेंज करेंगे कि वो जिस तरह से लेंड करते हैं उसका रवैया चेंज नहीं होगा, तब तक इसको तोड़ना, ये साइकिल को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक भले ही आप टैक्टिकली लॉन्ग जा सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली वो शॉर्ट ही रहेगा। और आईटी पर आपका क्या व्यू है? अब तो सारे दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ गए, टेक महिंद्रा के नंबर्स भी आ गए। इन पूरे नंबर्स को देखते हुए नंबर 1 आईटी कंपनी कौन सी आपको लग रही है, और क्या वो इन्फोसिस है, और दूसरे और तीसरे चरण पे कौन सी आई, और आईटी पर क्या इस समय निवेश करने का नजरिया रखना चाहिए? मेरे हिसाब से आईटी ही एक क्षेत्र है जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भले ही वहां पे ग्रोथ कम आ रही है, लेकिन उसमें कम से कम ग्रोथ के हिसाब से करेंसी का जो टेलमेंट है वो आपको उसका फायदा बनाता रहेगा। बाकी कोई डेट नहीं है, कोई एनपीए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली डोमेस्टिक ग्रोथ के ऊपर निर्भर नहीं करती है, बाहर एक्सटर्नल ग्रोथ भी आती रहती है उसमें। और शायद इस साल अगर यूएस इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर करे, जो कि उम्मीद ये है कि एफएसआई सेक्टर जो है कम से कम ठीक ठाक ही करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा चिंता आनी चाहिए। रही बात किस कंपनी में निवेश करना, जैसे आपने कहा इन्फोसिस सबसे क्लियर लीडर नजर आ रहा है एटलीस्ट लार्ज कैप में। मिड कैप में मेरे हिसाब से कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन वो काफी वॉलेटाइल रहती हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो एक एम्फेसिस जैसा शेयर है जो मुझे ठीक ठाक लगता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी घबराहट की बात यह थी कि एचपी का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है और उसका डिमांड कम होता जा रहा है, लेकिन अब वो लेवल जो है वो 1/4 के आसपास आ चुका है, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। बाकी ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है, तो डबल डिजिट ग्रोथ में अभी तक ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। उसके बावजूद और भी काफी सारे शेयर्स हैं जिसके ऊपर टिप्पणी करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा ओपन मार्केट में, लेकिन मिड कैप में भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है और टॉप लाइन में भी, जैसे मैंने कहा, इन्फोसिस क्लियर लीडर नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस से ज्यादा बेहतर लीडरशिप दिख रही है अब, ये राय है खरीदारी करने के लिहाज से। लेकिन क्रूड में क्या आपको भी लगता है काफी लोग अब जो मानने लगे कि शायद $30 के आसपास बॉटम है, उससे बहुत नीचे नहीं जाएगा, और उस लिहाज से क्या ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर खरीदारी का मौका दे रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या फिर दूर रहेंगे? देखिए, कोई भी कमोडिटी जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खेली जा सकती, उसका साइकिल ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त क्रूड का साइकिल डाउन है। वही लोग जो पहले 200 की कॉल दे रहे थे जब 125 के आसपास क्रूड था, अब वही कह रहे हैं कि अब इससे नीचे, पहले कह रहे थे कि इससे 40 से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, अब 30 के नीचे नहीं जा सकता। मुझे इसमें कोई स्पेशल इंसाइट नहीं है कि वो 20 जाएगा, 10 जाएगा, 15 जाएगा। तो इस वक्त मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी जो थी जब गिर रहा था, उतनी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद रिफाइनिंग कंपनीज रिलेटिवली थोड़ा सा चीप लग रहे हैं, तो अगर आपको एसेट एलोकेशन के तौर से देखना है तो रिफाइनिंग कंपनीज में शायद निवेश किया जा सकता है। लेकिन कमोडिटी क्षेत्र जो है बाय एंड लार्ज रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं मानता हूं कि ये ठीक जगह नहीं है निवेश करने के लिए, अगर आप इनसाइडर नहीं है। अगर आप उसी क्षेत्र में काम करते हैं तो जरूर आपको कुछ इनसाइड नॉलेज रहेगी कि कहां तक जा सकता है या क्या हो सकता है, अदरवाइज वो साइकिल टाइम करना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, तो ये राय है इस वक्त इन तमाम शेयरों पर और सेक्टर्स पर। टंडन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन फोकस करते हैं एसबीआई की एक बड़ी स्कीम पर। एसबीआई ने फ्लेक्सी पे नाम से नई होम लोन स्कीम लॉन्च की है, और ये स्कीम सिर्फ सैलरी पाने वाले लोगों के लिए है, और शुरुआती साल में इसकी ईएमआई होगी कम, और जैसे जैसे क्योंकि आपकी भी सैलरी बढ़ती है तो उस लिहाज से आगे आने वाले सालों में पहले 3 से 5 साल तक तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट का भुगतान देने से छूट मिलेगी, और उसके बाद इसमें ईएमआई बढ़ती हुई नजर आएगी। पूरी स्कीम समझते हैं। हमारे साथ एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर वीजी कन्नन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कन्नन साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले समझाइए सर, ये फ्लेक्सी पे स्कीम किस तरह से आपने बनाई है? देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं
मोस्ट ऑफ द लोन्स में एक EMI होता है, जिसमें जैसे मान के चलिए 1000 रुपया का EMI है, तो करीब 60-70 रुपया या 100 रुपया का प्रिंसिपल होता है, बाकी 900 रुपया ब्याज के लिए जाता है, और आगे जाके थोड़ा थोड़ा करके ब्याज कम होते रहता है और प्रिंसिपल की अमाउंट रिपेमेंट होता है। हमेशा हम देखते हैं कि जो भी नए नए एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सैलरी वाले हैं, शुरू में उनको काफी दिक्कत होती है कि एक बड़ा सा EMI ले ले, और क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है, बट स्पेशली उनकी जब आयु होती है 20-25 साल, जबकि उनकी सर्विस 40 साल और हो सकता है, तो हमने ये सोचा है कि एक मॉरेटोरियम दे दिए प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए। इसमें दिस इज नॉट अ चेंज, एक्सेप्ट कि हमने प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए मॉरेटोरियम दे दिए, और हम यही चाहते हैं कि वो सिर्फ पहले 3 या 5 साल जैसे भी हो, वो सिर्फ ब्याज भरे और प्रिंसिपल वैसी की वैसी की रहेगी, और 5 साल के बाद प्रिंसिपल के लिए भी उनका रिपेमेंट चालू हो जाएगा, तो ब्याज और प्रिंसिपल भी रिपेमेंट चालू कर देंगे, एक नया सा EMI चालू हो जाएगा। तो शुरू में सिर्फ ब्याज उनको भरना पड़ेगा। और अगर इसमें प्री क्लोजर कोई करना चाहे तो किस तरह की शर्तें? उसके लिए भी शर्तें हैं। नॉर्मली जैसे भी हो, इन केस उनको लग रहा है कि आई थिंक देयर इज नॉट मच ऑफ अ चेंज इन दी प्रीपेमेंट एज ऑफ नाउ, वी हैव नॉट गॉन थ्रू द स्कीम बिकॉज दिस वाज जस्ट अनाउंस यस्टरडे, बट आज के तारीख में जैसे पहले भी जो लोन्स में हमारे कोई प्रीपेमेंट का क्लोजर नहीं है, यदि हो अपने पैसे से जमा करेगी तो किसी और से आई थिंक टेक ओवर हो तो देयर मे बी सम इश्यूज, अदरवाइज वी विल नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन केस वो खुद अपने पैसे से जमा कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्नन साहब, साथ ही ये भी बताएं कि आज चूंकि पॉलिसी आने वाली, तो एक व्यू आपसे लेना चाहता हूँ। आप देश के सबसे बड़े बैंकर हैं, क्या उम्मीद है आपकी आज RBI गवर्नर से? अभी तो ब्याज दर कट करने की तो कोई उम्मीद है नहीं है, क्योंकि अभी तो जैसे आप जानते हैं पिछली बार उन्होंने 50 डेसिमल कम किया था, उसके बावजूद हालांकि बैंकों ने काफी कुछ ट्रांसमिट कर दी है, फिर भी आपने देखा होगा कि जो 10 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड है तो वहीं के वहीं रही है, हालांकि मेरे ख्याल में और ऊपर चली गई है। तो अभी तो उम्मीद नहीं है कि वो रिपो कट करे। हालांकि एक जरूरी इश्यू हम आपको बताना जरूरी है कि यहाँ पर लिक्विडिटी काफी कड़क है, एंड जैसे आप देखेंगे कि लगभग रोज ऑलमोस्ट 100,000 करोड़ से 150,000 250,000 करोड़ RBI से ले रहे हैं, तो लिक्विडिटी के लिए यदि कुछ राहत मिलेगी तो मार्केट भी खुश रहेगी, एंड गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो भी एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण लिक्विडिटी जरा प्रॉब्लम है। रिपो कट में कोई उम्मीद नहीं है। ओके, तो ब्याज दरों में कोई कटौती की एक्सपेक्टेशंस नहीं है SBI की। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। औरोबिंदो फार्मा ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर कल भी हमने दबाव देखा था। कल खबरें थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी चार्जशीट में औरोबिंदो फार्मा के नाम ले रहा है, और आज भी देखिए काफी तेज गिरावट देखने को मिल रही है इस शेयर में। FNO में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर यही है, 3% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर। बिल्कुल, तो ये एक कमजोर शेयर, लेकिन बाजार इस बीच थोड़ा सा मजबूत होने की कोशिश करता, दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ। अब इंतजार है 1 घंटे बाद आने वाले पॉलिसी का, लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग लेकर आएंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे सौदा आपका इस ब्रेक के बाद। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।